कल्पना करें कि आप अपने खाते से भारत में 25 लाख रुपए विदेश में एक निवेश के लिए भेज रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि बैंक काउंटर पर पैसे देश छोड़ने से पहले ही 5 लाख रुपए तुरंत काट लिए गए। कोई पूर्व चेतावनी नहीं, आपकी ओर से कोई करचुक नहीं, बस आपके मेहनत से कमाए गए पूंजी का 20% एक साल से अधिक समय से भारतीय कर प्रणाली में फंसा हुआ है। यदि आप जीसीसी में रहने वाले एक अप्रवासी भारतीय हैं, चाहे दुबई, रियाद, दोहा, मस्कट, कुवैत सिटी या मनामा में, तो यह एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं है। यह अब भी हजारों पेशेवरों और व्यवसाय मालिकों के साथ हो रहा है। भारत के धारा 286 एक जी के तहत स्रोत पर कर वसूलने के नियमों के कारण ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति का निर्माण करते हैं। मेरे 20 वर्षों के दौरान सीमा पार धन का प्रबंधन करते हुए मैंने प्रतिभाशाली निवेशकों को महत्वपूर्ण संपत्तियां बनाते देखा है, केवल चुप्पी से होने वाले संचालन के रिसाव के कारण गति खोते हुए। आज हम ये समझाने जा रहे हैं कि जीसीसी एनआरआई क्यों टीसीएस जाल में फंसते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाए और अपने पूंजी को कर रिफंड कतारों में फंसने से कैसे रोका जाए। अंत तक रुकने का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक खास सरप्राइज है। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए यह समझने से शुरू करते हैं कि टीसीएस वास्तव में क्या है, क्योंकि इसे व्यापक रूप से गलत समझा जाता है। स्रोत पर वसूली गई कर आपकी आय पर एक अतिरिक्त कर नहीं है, यह एक अग्रिम कर संग्रहण तंत्र है जिसे भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। भारतीय कर नियमों के अनुसार निवासियों के माध्यम से की गई विदेशी आउटवर्ड रेमिटेंस जो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक होती हैं, उन पर 10 लाख रुपए की सीमा से ऊपर हर रुपए पर 20% टीसीएस लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप निवासी चैनल के माध्यम से भारत से 35 लाख रुपए भेजते हैं, पहले 10 लाख रुपए टीसीएस से मुक्त हैं, शेष 25 लाख रुपए पर एक समतल 20% कटौती लागू होती है। इससे सरकार के हाथों में 5 लाख रुपए टैक्स क्रेडिट के रूप में रह जाते हैं। जीसीसी एनआरआई क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि अधिकांश मानते हैं कि उनकी वैश्विक आय कर मुक्त है, लेकिन बैंक रेमिटेंस इंजन आपकी व्यक्तिगत कहानी का विश्लेषण नहीं करते, वे सख्त कोड एल्गोरिदम का पालन करते हैं। यदि लेन देन नियम को सक्रिय करता है तो कटौती तुरंत होती है। ईपी के कैपिटल में हम जो लगभग हर टीसीएस ट्रैप साफ करते हैं, उसकी जड़ में एक साधारण चूक है, विदेश जाने के बाद नियमित भारतीय निवासी बचत खातों को बनाए रखना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा के तहत जैसे ही आपकी स्थिति गैर निवासी में बदलती है, एक नियमित निवासी बचत खाता रखना एक नियामक उल्लंघन है। जब आप एक निवासी बचत खाते से एक बाहरी धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो बैंक इसे उदारीकृत धनराशि योजना के तहत संसाधित करता है, जिसे एलआरएस के नाम से जाना जाता है। एलआरएस वही है जहां नियम लागू होते हैं। यदि आप उन्हीं फंड्स को एक सही तरीके से परिवर्तित एनआरओ या एनआरई खाते के माध्यम से निर्दिष्ट एनआरआई पुनः प्रवर्तन मार्गों का उपयोग करके भेजते हैं, तो एलआरएस टीसीएस नियम लागू नहीं होते। एक अपरिवर्तित निवासी खाते को रखना वास्तव में बैंक को 20% काटने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें उस चीज पर लाता है जिसे मैं शून्य कर क्षेत्राधिकार विरोधाभास कहता हूं। यदि आप जीसीसी में रहते हैं तो आपका व्यक्तिगत कर वातावरण स्थानीय रूप से शून्य है। आप दुबई या रियाद में जटिल रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, क्योंकि टीसीएस तकनीकी रूप से एक अग्रिम कर है। इसे आपके भारतीय कर प्रोफाइल में फॉर्म 26AS के तहत क्रेडिट किया जाता है। आप हर एक रुपया वापस कानूनी रूप से दावा कर सकते हैं यदि आप एक भारतीय आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। आपने मूल रूप से कर विभाग को एक ब्याज मुक्त आर्ण दिया है, जबकि आपकी तरलता फंसी हुई है, इसके बजाय कि यह आपके परिवार के लिए संपत्ति उत्पन्न करे। अब भारत में आप जो वैध रूप से कमाई करते हैं, जैसे कि किराए की आय या शेयर की बिक्री, फेमा के तहत एनआरआई एक वित्तीय वर्ष में एनआरओ खातों से $1 मिलियन तक की राशि वापस भेज सकते हैं। तो इतने सारे जीसीसी एनआरआई अभी भी 20% डेबिट क्यों देख रहे हैं? दस्तावेजों की कमी के कारण। बिना टीसीएस के पैसे भेजने के लिए आपके बैंक को 2 महत्वपूर्ण फाइलिंग की आवश्यकता होती है, 15CA और 15CB। फॉर्म 15CB एक सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, फॉर्म 15CA एक ऑनलाइन घोषणा। यदि आपका बैंक अधिकारी आपके ट्रांसफर को इन बिना प्रोसेस करता है, तो स्वचालित सॉफ्टवेयर मानक LRS पर डिफॉल्ट हो जाता है। यदि भारत में आपका कर ढांचा अपडेट नहीं है, तो स्थिति नाटकीय रूप से खराब हो जाती है। यदि आपके पैन की स्थिति कर पोर्टल में अक्रिय के रूप में दिखाई देती है, तो उच्च दंड नियम लागू हो जाते हैं। यदि एक अप्रचलित पैन को चिह्नित किया जाता है, उच्च कर दरें स्वचालित रूप से लागू होती है। प्रणाली स्वचालित रूप से आपके रिफंड दावों को अस्वीकार कर देती है।
आप कर नोटिसों को नेविगेट करने में महीनों बिता देते हैं। आइए देखें कि यह कर बोझ वास्तव में समय के साथ आपको कितना खर्च करता है। धन प्रबंधन में एक गलती की लागत केवल आज की कमी नहीं है, यह अगले दशक में खोई हुई चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि आपके पास 10 लाख रुपए टैक्स रिफंड की कतार में 14 महीनों से बैठे हैं, बजाय इसके कि उन्हें 12% की दर से कंपाउंडिंग करने वाले पोर्टफोलियो में निवेश किया जाए, तो आप तुरंत 1,40,000 रुपये से अधिक का लाभ खो देते हैं। यदि यह पूंजी लॉकअप समय समय पर होता है तो 10 साल की अवधि में खोई हुई संयोजक रिटर्न आसानी से 30 से 40 लाख रुपए को पार कर सकती है। यह वास्तव में आपके परिवार से धन का बाहर जाना है। पीढ़ीगत धन बनाने के लिए उन पाइपों को सुरक्षित करना आवश्यक है जिनके माध्यम से आपकी पूंजी बहती है। यहाँ 4 चरणीय कार्यान्वयन योजना है जिसे हर GCC-NRI को तुरंत लागू करना चाहिए। चरण 1, अपने खातों को परिवर्तित करें। हर संबंध का ऑडिट करें। NRO/NRE के तहत पुनर्वर्गीकृत करें। चरण 2, अपने पैन स्थिति को ठीक करें। सुनिश्चित करें कि यह सक्रिय है और गैर निवासी स्थिति के तहत टैग किया गया है। चरण 3, पुनः पैट्रिएशन को प्रोटोकॉल बनाएं। $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मार्ग का उपयोग करें जिसमें 15 CA/CB हो। चरण 4, अपनी क्रॉस बॉर्डर संरचना का ऑडिट करें। सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टफोलियो और कर प्रोफाइल एकीकृत है। यदि आप एक GCC आधारित निवेशक हैं जो अपनी सीमा पार संपत्ति संरचना की समीक्षा करना चाहते हैं, तो EPK कैपिटल की हमारी टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है। निजी ऑडिट शेड्यूल करने के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। अब एक बोनस के रूप में मैंने एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कुणाल हूँ EPK कैपिटल से। अपने पूंजी को वहीं काम करने दें जहां इसकी जगह है।